स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के बेसिक्स किए हैं। तो इंटरफेरेंस के बेसिक्स में हमने ये जाना कि इंटरफेरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। ये दोनों टाइप थे इंटरफेरेंस के। उसके बाद फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट देखा, फ्रिंज विड्थ कैसी दिखाई देती है, फ्रिंजेस कैसी दिखाई देती हैं, फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा small d upon capital D. Then interference by division of wavefront. तो interference by division of wavefront के अंदर हम फ्रिजनल बाइप्रिज्म या यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं। एंड हेयर इन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम न्यूटन रिंग या माइकलसन इंटरफेरोमीटर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता कैसे है, क्या होता है और कैसे एम्पलीट्यूड दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर फॉर्मल नोमेनक्लेचर से चलें इसके हम, सो व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर obtained when amplitude of incident wave is divided almost into equal part। इसका मतलब क्या है, देखिए इंटरफेरेंस में ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि हमारे पास कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो अच्छे कोहेरेंट सोर्स होंगे तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो दो कोहेरेंट सोर्स हमें कब मिलेंगे, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी जो लाइट हमने डाली है उसका एम्पलीट्यूड इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट इनटू इक्वल पार्ट्स। इट मींस we divide that incident amplitude of the wave into equal part। तो दो पार्ट कौन से बनते हैं, आइदर बाय रिफ्लेक्शन, पहला कौन सा हुआ, आइदर बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो एम्पलीट्यूड हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में। These two amplitude of incident wave superimpose upon each other to produce interference fringes। तो यही वो सुपर इंपोज करते हैं दोनों पार्ट, रिफ्लेक्शन वाला और रिफ्रैक्शन वाला, जो आपस में सुपर इंपोज करके हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देंगे। समझ में आप, एग्जांपल रहेंगे इसके, ऑयल लेयर स्प्रेड ओवर द वाटर। ये तुमने देखा होगा बारिश के दिनों में जब हम सड़क से जाते हैं, कोई आपकी कार है, मोटरसाइकिल है या कोई ऐसा व्हीकल्स है जिससे पेट्रोल या डीजल स्प्रेड होता है रोड के ऊपर। मान लो बारिश के दिनों में सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, कोई तेल की कोई ऑयल की ड्रॉप दी हुई है, तो उसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। तो ये उसी का एग्जांपल है, दैट ऑयल लेयर स्प्रेड ओवर द वाटर देन वी गॉट डिफरेंट कलर। तो वो डिफरेंट कलर क्या है, अगर यहाँ पे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में उनको बोलें, दोज आर नथिंग बट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सिमिलरली व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द सॉफ्ट फिल्म, और ये सबसे जेन्युइन और वेल नोन एग्जांपल है कि जब भी घरों में देखा होगा लेडीज अपने क्लॉथ वॉश करती हैं, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोते हुए जब साबुन या सरफ का पानी, जब कपड़े धोते हुए साबुन या सरफ का पानी, उसके ऊपर हमें डिफरेंट कलर नजर आते हैं, जो बबल्स होते हैं वो कलर्ड बबल्स नजर आते हैं। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देती हैं जो आपको कलर दिखाई दे रही है, दोज आर नथिंग बट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो अब इसको हमें देखना है कि डायग्राम की हेल्प से इसको हमने डिवाइड कैसे किया है। तो अब इसमें देखते हैं इंटरफेरेंस इन ए थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट। देखिए क्या है, आपके जो सिलेबस में आर्टिकल दिया होगा उसमें इसको दिया होगा इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म या कलर प्रोडक्शन इन द थिन फिल्म, यानी थिन फिल्म के अंदर जो कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के कारण, तो उसके बारे में बताया गया है। तो एक तरह से ये जो एम्पलीट्यूड डिवीजन है उसका बेसिक आर्टिकल है, यानी इसको सीखे बगैर आप न्यूटन रिंग या माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे नहीं जा सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि न्यूटन रिंग को आप समझ पाएंगे तो इसको सीखे बगैर न्यूटन रिंग को समझना मुश्किल है। सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है,
यहाँ पे जो थिन फिल्म की बात हो रही है, थिन फिल्म से मतलब हमारा क्या होता है, एक ये चीज अपने दिमाग में डाल लो कि इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होगा, व्हेन वेवलेंथ ऑफ द लाइट नियरली कंपेरेबल टू द साइज। साइज से मतलब ये जो थिन फिल्म है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म यानी इसके आसपास होगा, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इसके आसपास होगा। तो ये जो टी बता रहे हैं हम, टी, दिस टी शुड बी ग्रेटर देन माइक्रोमीटर साइज। तो ऐसा ना सोचें कि थिकनेस ऑफ थिन फिल्म हमारी टी है तो इतनी वाइड है, ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। अदरवाइज जो थिन फिल्म की थिकनेस है, थिन फिल्म की जो थिकनेस है वो काफी स्मॉल है, माइक्रो, नैनो या -7 -8 मीटर के आसपास है। क्योंकि सोचिए जब वो बबल देखते हैं, सोप बबल देखते हैं, तो सोप बबल की जो लेयर होती है काफी फाइन होती है और बहुत ही छोटी होती है, इसी कारण वो इंटरफेरेंस फ्रिंज प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ड्यू टू, तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के दो पार्ट हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड को हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टेड से रिप्लेस किया है, सो दीज आर द सेम थिंग। इस ट्रांसमिटेड वर्ड को हम रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हैं, कई बुक में इसको इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्रैक्टेड लाइट लेके चलता है, कई बुक में इसको ट्रांसमिटेड लाइट लेके चलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दीज आर द सेम थिंग। कैसे हैं ये देखिए, तो इस फिनोमेना को इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। Suppose here we have source of light and light from this source is incident on this thin film। ये फिल्म क्या है, ये जो दो लाइनें लगाई हैं, ये जो दो लाइनें लगाई हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग थिन फिल्म। तो किसी भी मटेरियल की हो सकती है थिन फिल्म, अगर ग्लास मटेरियल हम लें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है। एंड थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म इज टेकन एज स्मॉल टी। तो हेयर यहां पे तो मान लो ये थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसको मैं मीडियम लिख देता हूं, जो भी मीडियम लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। तो जब लाइट इंसिडेंट करते हैं सोर्स से, सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द सोर्स ऑन द सरफेस ऑफ थिन फिल्म, इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है यहां पे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली लाइट इससे पास होने के बाद जब इस स्पेस में आएगी, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, सो हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज टेकन एज इक्वल टू 1। तो यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, बीच में हमारा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू लिया है। हियर अब इसमें देखते हैं, सो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिक एंगल पे, जब इसको इंसिडेंट करते हैं इस सरफेस के ऊपर, देन इट मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विद द नॉर्मल। तो ये जो डॉटेड लाइन है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है इस सरफेस के ऊपर, थिन फिल्म के सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट लाइट यहां पे एंगल बनाएगी आई। देन व्हाट हैपन एट दिस पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के ऊपर क्या होगा, दिस इंसिडेंट रे विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हमने 1 से डिनोट किया है। तो जो ये 1 से डिनोट किया है ये कौन सी लाइट है, रिफ्लेक्टेड, एंड some amplitude or part of the ray will be refracted। इसको दोबारा से बोल रहा हूं मैं, this is refracted। तो यहां पे ये रिफ्रैक्शन हुआ है और यहां पे ये रिफ्लेक्शन हुआ है। तो जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ है तो थोड़ा सा अपने पाथ से ये डेविएट हो गई है। तो ये आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह सारे पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, व्हेन द लाइट विल इंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यहां पे मीडियम कौन सा है, एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के आसपास होता है। अगर कोई और मटेरियल लें या ग्लास लें, मोस्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका 1 से ज्यादा ही होता है, मान लो ग्लास लेते हैं तो 1.5 आएगा। तो ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। So when the light will enter from rare to denser medium, it will bend towards normal। तो नॉर्मल की तरफ ये रे बेंड हो जाती है, ठीक है, समझा है। तो इसीलिए ये रिफ्रैक्टेड रे डेविएट होके इस तरफ गई है। सो आफ्टर दिस पॉइंट 2 वी हैव रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद फिर आपका सरफेस आ जाएगा, बाउंड्री आ जाएगी। बाउंड्री मतलब यहां इसके बाद लाइट अगर बाहर जाएगी तो डेंसर टू रेयर जाएगी, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी इट विल डेविएट फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है या ट्रांसमिटेड रे है, इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इसका अपोजिट हो जाता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा, इंसिडेंट रे और जो ट्रांसमिटेड रे है बोथ लाई इन द सेम प्लेन,
ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमें रिफ्रैक्टेड रे मिली है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे दोबारा टकराएगी एंड सेम फिनोमेना अकर here on the surface. So this ray will be reflected ray, इस पॉइंट E पे आएगी, and this ray will be a refracted ray and it will bend away from normal. क्यों? Because it is going from denser to rarer medium. So again at this point फिर जंक्शन आ जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा? This ray will be a refracted ray similar to this and parallel to this, and this ray will be reflected toward this point C. तो C पॉइंट के ऊपर भी फिर वही दो फिनोमेना होंगे, कौन से? This ray will be refracted ray और एक यहां पे भी रिफ्लेक्टेड चलना शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरह से आगे प्रोग्रेस करता रहेगा, या यूं कहें अगर इसको हम देखें तो ऐसा नहीं है तीन ही रे हैं, बहुत सारी रे हमें ऐसे मिलेंगी। सिमिलरली बहुत सारी रे हमें ऐसे मिलेंगी जो पैरेलल रेज होंगी। तो जब ये रे हमें मिलती है, समझाने के लिए सिर्फ 1 2 3 में सेपरेट दिखाया गया है, अदरवाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं। तो जब हमें ये रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी, इन रिफ्लेक्टेड रे को कन्वेक्स लेंस की हेल्प से या टेलीस्कोप की हेल्प से हम फोकस करके यहां से व्यू करते हैं। मतलब हमें आई इस जगह पे प्लेस करनी है और फ्रिंजेस को देखना है, देन वी गॉट फ्रिंजेस एट दिस जंक्शन। ठीक है, सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इस जगह पे है, टेलीस्कोप इस जगह पे है, if point of observation is here at this point, then we call this as a interference due to reflected light. Similarly, अगर point of observation आपका यहां पे है, आप यहां से इसको देखते हैं, then this is the example of interference due to transmitted light. Interference due to transmitted light or reflected light. Clear? तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के दो पार्ट हुए, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिशन। तो अब इनको सेपरेटली अलग अलग से पढ़ते हैं। तो पहले किस पार्ट को लेंगे हम? इस पार्ट को लेंगे, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इसका एक सेपरेट डायग्राम बनाते हैं जिसमें पार्ट डिफरेंस वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए कंडीशन क्या होंगी, मैक्सिमा की मिनिमा की, उसको स्टडी करते हैं। तो आइए अब इसका मैथमेटिक्स लेते हैं। इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पहला कौन सा पोर्शन कंसीडर करते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो उस डायग्राम को थोड़ा सा हमने एलोबरेट कर लिया है डिफरेंट एंगल वगैरह बना के। सिमिलरली ये हमारा थिन फिल्म है, तो थिन फिल्म के ऊपर जब सोर्स से लाइट इंसिडेंट करते हैं, देन दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो वी गॉट वन रे एज ए रिफ्रैक्टेड रे and this one ray as a reflected ray। तो हमें क्या मिलेगा? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। उसके बाद ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड दिस पॉइंट B एंड रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोर्शन। तो इस साइड जो रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड रेज गई थी वो हमने नहीं दिखाई है, क्योंकि अभी हमारा मेन पर्पस है रिफ्लेक्टेड पोर्शन को कंसीडर करना। यानी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारा किधर रहेगा? इस तरफ रहेगा। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर की तरफ रहेगा, तो रिफ्लेक्शन पोर्शन कंसीडर करना है, इसलिए ट्रांसमिटेड पोर्शन को अभी हम छोड़ के चलते हैं। जब नेक्स्ट पोर्शन करेंगे उसमें रिफ्लेक्टेड को छोड़ देंगे और ट्रांसमिटेड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसको देखना है? रिफ्लेक्टेड पोर्शन को देखना है। तो रिफ्लेक्टेड के अंदर ये एक डायग्राम को समझ लीजिए। इंसिडेंट रे है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे ये रे आई, फिर रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे गई, रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई। ठीक है, दिस इज एंगल आई। इसमें कुछ हमने कंस्ट्रक्शन की है। ये जो पॉइंट है AC हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन के ऊपर। सिमिलरली AE को आगे एक्सटेंड किया है, ये G पॉइंट पे जाके मिलता है, और इस रे को भी आगे एक्सटेंड किया है तो ये G पॉइंट पे मिलती है। इसका मतलब दिस इज आल्सो एंगल R, दिस इज आल्सो एंगल R। तो जब दोनों इक्वलिटी ऑफ एंगल से, इफ बोथ एंगल आर इक्वल, देन दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल, यानी कि AF विल बी इक्वल टू FG। ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रक्शन को इसको याद रखेंगे। सिमिलरली BD इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस रे। इसका कुछ खास पर्पज है, ऐसा किया क्यों है?
बी से डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन आपकी क्या हुई है, दिस बी डी, दिस सी ए एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस ई जी एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस एफ जी। ठीक है, समझ में आया? तो जब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हम देखते हैं तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, पाथ डिफरेंस, कि जो रे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगी उनका पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैसे, मान लो यहां पे इस रे ने इंसिडेंट किया, देन अप टू दिस पॉइंट पाथ इज कॉमन, यहां तक तो पाथ कॉमन है इसका। उसके बाद एक रे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई और ये रे अंदर से होके आई है। तो हमें इन दो रे को देखना है, रे 1 को और रे 2 को। ये देखना है कि रे 1 और 2 कौन सा रास्ता तय करके आई हैं, किस रास्ते से आई हैं। तो एक्स्ट्रा पाथ किसका देखेंगे किसका नहीं देखेंगे वो इससे पता लगेगा। तो ए के बाद पहली रे इस रास्ते से गई है, ये दूसरी रे कहां से आई है, ए से एफ, एफ से बी, बी से रिफ्लेक्टेड पोर्शन। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं, then after this perpendicular path of these two ray, after this perpendicular path of these two ray is common, यानी इसके बाद और इसके बाद दोनों रे सेम पाथ ट्रेवल करेगी। इट मींस फ्रॉम दिस A to D इसका पाथ है, पहली रे ने इतना पाथ ट्रेवल किया, दूसरी रे ने कितना किया, दिस मच AF प्लस FB। उसके बाद तो रास्ता सेम है, उसके बाद तो सेम पाथ ट्रेवल है। तो एक्स्ट्रा पाथ कौन सी रे का हुआ, रे 2 का। क्यों हुआ, इसके अंदर से आई, जैसे में लग रहा है कि ये पाथ और ये पाथ दोनों ऐड होंगे, माइनस ये पाथ जो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ इतना रास्ता इसने ज्यादा तय किया है। ठीक है, तो इस टोटल पाथ में से रे 2 के टोटल पाथ में से रे 1 का ये वाला पाथ माइनस कर देंगे, बिकॉज यहां तक तो पाथ कॉमन था, इस परपेंडिकुलर के भी बाद पाथ कॉमन है, तो इसके लिए हमने पाथ डिफरेंस देखना है। तो पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा से। सो डेल्टा विल बी पाथ डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू पाथ ट्रेवल्ड बाय रे 2। अगर इसको मैं ये कहूं पाथ ट्रेवल्ड बाय रे 2, तो रे 2 ने थिन फिल्म के अंदर से कितना पाथ ट्रेवल किया है, AF प्लस FB, AF प्लस FB। समझ में आया? तो जब पाथ को दिखाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिन फिल्म का डिफरेंट होगा, 1.1 होगा, 2 होगा, 1.5 होगा, जो भी होगा। यहाँ पे तो मीडियम एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसलिए 1 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज इसके साथ क्या लगता, मल्टीप्लाइड विद 1, तो कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सो दिस द पाथ इनसाइड द थिन फिल्म माइनस AD। तो AD कौन सा पाथ है, जो एयर के अंदर रे 1 ने ट्रेवल किया है। सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। सो दिस इज पाथ डिफरेंस ऑफ रे 1। ठीक है, तो अब सारा मैथमेटिक्स पोर्शन चलेगा, इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। देन फ्रॉम ट्रायंगल AFG, देखिए AFG कौन सी बनी है, AFG। ठीक है, इसमें ये दोनों एंगल R हैं, दोनों इक्वल हैं, इट मींस दिस साइड विल बी इक्वल। सो AF इज इक्वल टू GF, इट मींस AF इक्वल टू FG और GF, और ये दिखाई नहीं दे रहा हमें फिगर से, ट्रायंगल से। so that this AF equal to GF we put here, then this path difference will be mu, AF की जगह GF आ जाएगा, प्लस FB माइनस AD, then this path difference delta will be equal to mu। अब ये देख लीजिए GF और FB ऐड होके क्या बनता है, GF और FB, it means this whole distance, so GB, so this will be equal to GB minus AD। so mu, अब GB को दो पार्ट में ब्रेकअप करना है, GC और CB, तो GC प्लस CB, तो ये कितना हो जाएगा GB। so GC प्लस CB, ये माइनस AD साथ में चल ही रहा है इसके। देन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, म्यू इंटू GC प्लस म्यू इंटू CB माइनस AD, म्यू इंटू GC प्लस म्यू इंटू CB माइनस म्यू इंटू CB। ये कहां से आया, इसको हमें देखना है। तो AD की कैलकुलेशन के लिए ये कहां से आया, तो AD लेके आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी गो टू द स्नेल लॉ,
म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई क्या होगा, यानी कौन सी ट्राइंगल कॉन्स्टिट्यूटी है, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। तो ये वाली ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, पेज पे अलग से बना के इसको देख लें। तो इस ट्राइंगल के अंदर साइन आई क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी। सिमिलरली ए बी सी, इसके अंदर साइन आर क्या आएगा, ट्राइंगल देखिए ए बी सी, इसमें एंगल आर है हमारा, ऊपर वाले में एंगल आई था, इसमें एंगल आर है, ये एंगल 90 डिग्री है। पेज पे अलग से इसको बना के देख लें, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन आर देखना है। तो इसमें साइन आर क्या आएगा, सी बी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ए डी अपॉन सी बी। सो म्यू इक्वल टू ए डी अपॉन सी बी। इसका मतलब ए डी विल बी इक्वल टू म्यू सी बी, ए डी इज इक्वल टू म्यू सी बी। तो इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू उठा के हम यहां पुट कर देते हैं। सो दिस ए डी विल बी इक्वल टू माइनस म्यू सी बी। तो म्यू सी बी से ये म्यू सी बी कैंसिल हो जाएगा, देन वी गॉट म्यू जी सी। तो हमें सिर्फ म्यू जीसी मिलेगा। इस म्यू जीसी को अलग से थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, कौन से वाली, जिसमें हमें cos r मिल जाएगा। cos r क्या होगा, जीसी अपॉन ए जी। तो ट्राइंगल कौन सी है, ए जी सी, ए जी सी, ये एंगल 90 डिग्री है, ए जी सी। सो इन दिस ए जी सी ट्राइंगल GC अपॉन AG विल बी इक्वल टू cos R। तो हमें क्या चाहिए, GC की वैल्यू चाहिए। तो GC की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस GC विल बी इक्वल टू AG cos R, ठीक है। सो दैट दिस GC विल बी इक्वल टू AG cos R, GC विल बी इक्वल टू AG cos R। और ये AG क्या है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यानी कि हाफ है। इसका मतलब AG विल बी इक्वल टू 2AE। AG विल बी इक्वल टू, ऊपर दिखा देता हूं मैं, दिस AG विल बी इक्वल टू 2AE इंटू cos R हो जाएगा, यानी AG की वैल्यू पुट की है। तो AG क्या था, इसका 2 गुना है, ठीक है, 2। अब AE क्या है, AE थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म, सो दिस इज T, दिस इज T। साथ में म्यू भी चल रहा है, यहां पे म्यू था और यहां भी म्यू साथ में चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो 2T, म्यू भी साथ चल रहा है, 2T म्यू साथ चल रहा है, cos R। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2 म्यू T cos R। तो ये हमारा फाइनल क्या आया, पाथ डिफरेंस आया डेल्टा। तो ये क्या आया फाइनल, पाथ डिफरेंस डेल्टा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस 2 म्यू T cos R। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन बनेगी पाथ डिफरेंस के लिए। हाँ, तो इसमें पाथ डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या आया था रिफ्लेक्टिव सिस्टम के लिए, 2 म्यू T cos R, 2 म्यू T cos R। So this delta path difference is 2 म्यू T cos R प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये कहां से आ गया, ये आपने प्रीवियस उसमें देखा होगा, that if the ray will incident at the denser medium, if ray will incident on the denser medium, तो हम रिफ्लेक्टेड देख रहे हैं, तो डेंसर मीडियम में जब ये आई है, तो इसका मतलब प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस विल बी एडेड। या तो पाई का फेज ऐड होता है, पाई डिग्री का फेज ऐड होता है, या प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है। ये कहां से आता है, वैसे हमारा स्टोक्स लॉ होता है। स्टोक्स लॉ की ये कंडीशन हम उठाते हैं, इफ द रे विल इंसिडेंट ऑन द डेंसर सरफेस देन एक्स्ट्रा पाथ ऑफ lambda by 2 will be added to the main path difference। अगर इसी कंडीशन को फेज डिफरेंस में हमें देखना होता तो एक्स्ट्रा पाई का फेज हम ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते।
ठीक है, देन आवर टोटल पाथ डिफरेंस विल बी नाउ 2 म्यू टी cos r प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो अब हमारे दो केस बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या देता है, ब्राइट फ्रिंज देता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या देता है, डार्क फ्रिंज देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी। तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है, ये पहले आप पढ़ के आए हैं। द कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज इज नथिंग बट व्हेन दिस पाथ डिफरेंस विल बी path difference delta will be equal to even multiple of lambda by 2। ये हमारी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है। ब्राइट इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कि पाथ डिफरेंस विल बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर 2 से 2 कैंसिल करें देन दिस इक्वेशन इज सिंपली n लैम्डा। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ब्राइट फ्रिंज हमें कब मिलेगी, when total path difference will be equal to n lambda। तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। अब ये जो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 क्या है, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस माइनस 1 कॉमन ले लेंगे लैम्डा बाई 2। तो 2n प्लस माइनस 1 ये कॉमन है, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। It means this path difference 2 mu t cos r equal to odd multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2। So for this condition we got bright interference fringe in case of reflected light। सुनिए, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगी, जब पाथ डिफरेंस हमारा odd multiple of lambda by 2 होगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज हमें कब मिलती है, व्हेन पाथ डिफरेंस। तो ये क्या था हमारा टोटल पाथ डिफरेंस। इसको दो पार्ट में करके दिखा रहा हूं मैं, प्लस माइनस था तो यहां पे प्लस से करते हैं, यहां पे इसको माइनस से करते हैं। सो व्हेन दिस टोटल पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल। तो जैसे यहां पे हम इवन मल्टीपल देखते थे ब्राइट फ्रिंज के लिए, ऐसे ही डेल्टा डार्क फ्रिंज के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन डार्क फ्रिंज के लिए होती है। तो 2n प्लस माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। सो प्लस लैम्डा बाई 2 एंड 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। प्लस 1 लेके चलते हैं, माइनस 1 डिक्रीज इंटेंसिटी की फ्रिंज पे हमें नहीं जाना है। सो प्लस लैम्डा बाई 2 इंटू दिस। अगर इसको सोल्व करते हैं, लैम्डा बाई 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो माइनस लैम्डा बाई 2 होगा। जब ये माइनस लैम्डा बाई 2 होगा और ये प्लस लैम्डा बाई 2 है तो आपस में कैंसिल करेंगे, 2n ऑफ लैम्डा बाई 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल करके ये n लैम्डा आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करके क्या आ जाएगा, n लैम्डा। कैसे आया है ये, 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2। इसको उस तरफ लेके गई, 2 म्यू टी cos r इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 और इसके साथ भी ये लैम्डा बाई 2 लगेगा, तो ये आपस में कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो n लैम्डा हमें मिलेगा। So from this 2 mu t cos r equal to n lambda। So this is the one condition and similarly another condition with minus lambda by 2। इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 2 mu t cos r n plus 1 of lambda। तो अब दो कंडीशन हमारी बन गई हैं। This is condition for bright fringe, this is condition, these are the condition for dark fringe। So we got bright and dark fringe in these cases। तो 1 और 2 रे के फर्दर ऐसा नहीं 1 और 2 के लिए है, यहाँ पे जो 2 की इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, फर्दर 1 3 5 एंड सो ऑन उनकी इंटेंसिटी इसमें कम होगी। सो वी गोट मैक्सिमा इन दिस केस, so we got maxima in the case of bright fringe and minima in the case of dark fringe।